नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। रिपोर्टिंग की पाठशाला में आज हम बात करेंगे क्राइम बीट और क्राइम रिपोर्टिंग की, जिसमें आपकी बुद्धि कौशल, ज्ञान और कानूनी समझ की असली परीक्षा होती है। अगर आप भी इस बीट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको वो बातें बताएंगे जो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती, लेकिन फील्ड में हर रिपोर्टर को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरा वादा है कि ये जानकारी आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी और आपके बहुत काम आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं, यानी लॉ की समझ, क्योंकि जब भी आप क्राइम रिपोर्ट करेंगे तो कानून और सेक्शन से आपका बहुत वास्ता पड़ेगा। तो पहला, लॉ के बारे में जानें बेसिक चीज़ें। सबसे ज़रूरी बात तो आपको यही जाननी चाहिए कि भारत का जो कानून है उसमें संशोधन करने के बाद उसका नाम भी नया किया गया। पहले जिसे हम आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड कहते थे, अब वो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कहलाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा अपराध है और उसकी क्या सजा है, यानी अपराध और सजा के बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है। दूसरा जो नाम बदला वो है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका नाम बदला वो हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। यहाँ पर क्राइम के होने के बाद पुलिस कैसे एक्शन लेगी और कोर्ट के क्या प्रोसीडिंग होंगे, किस तरीके से एक्शन होगा, उसके बारे में बताया जाता है। और तीसरा है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें यह बताया गया है कि कोर्ट में सबूत क्या माने जाएंगे और इस विषय पर विस्तार से बताया गया है। तो ये थी आपकी कानून की समझ, ताकि आप जब इसको आगे से यूज़ करें तो सीआरपीसी यूज़ ना करें या फिर आप आईपीसी का यूज़ ना करें, बल्कि आप इसमें नए नाम के साथ, नई सेक्शंस के साथ करें। अब सेक्शंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी रटी रटाई सेक्शंस है वो सब भी बदल गई हैं। तो उनमें से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको जाननी चाहिए वो ये है, जिनमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स बनती हैं, वो है धोखाधड़ी। यहाँ पर लगता है सेक्शन 318। पहले ये 420 हुआ करता था। आपको याद भी होगा, जब कभी किसी व्यक्ति को फ्रॉड कहना होता था तो उसे 420 ही कहा जाता था, लेकिन ये सेक्शन अब 318 हो गई है। ब्लैकमेलिंग के अंदर जो सेक्शन आता है वो आता है 308, यानी डर दिखाकर पैसा वसूलना, या फिर न्यूड पिक्चर्स जो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, न्यूड फोटोज़ को दिखाकर ब्लैकमेल करना, वो भी इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। थेफ्ट यानी कि चोरी, धारा 303 303। रॉबरी चोरी से बड़ा क्राइम होता है, दोनों की डेफिनेशन अलग है। इसमें सेक्शन 309 लगती है। रॉबरी के अंदर हिंसा और डर शामिल होता है। तो ये हुआ आपके सेक्शंस और लॉ। अब इसके बाद जो एक रिपोर्टर की नज़र होती है वो कहाँ होती है? लोग मीडिया की तरफ नज़र उठा के तभी देखते हैं जब मान लीजिए उन्हें पुलिस से कोई परेशानी हो, पुलिस उनकी एफआईआर ना लिखे, रिपोर्ट ना लिखे, तब आपको क्या मेंशन करना चाहिए? आपको बताना चाहिए अपनी रिपोर्ट में भी और उस पीड़ित व्यक्ति को भी। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही तो आप एसपी या डीसीपी को शिकायत कर सकते हैं, वो भी बीएनएसएस की सेक्शन 173(4) के अंतर्गत। ये पहले सीआरपीसी 154(3) हुआ करता था, लेकिन अब ये बदल गया है। इसके बावजूद भी अगर यानी डीसीपी और एसपी से शिकायत करने के बाद भी आपकी एफआईआर लॉन्च ना हो, तो फिर आपको जाना चाहिए, यानी पीड़ित को जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास, और वो सीधे सीधे बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) के तहत एप्लीकेशन लगवा सकते हैं कि मेरे केस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए और जांच करवाई जाए। इसके पहले पुराने कानून में सीआरपीसी 156(3) के अंतर्गत ये एक्शन लिया जाता था। तो एक रिपोर्टर को इस बात की समझ जरूर होनी चाहिए, क्राइम रिपोर्टर को। अब एक क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट एफआईआर लिखवाने तक पहुंच गई, लेकिन अगला स्टेप होता है चार्जशीट, जो एक क्राइम रिपोर्ट का बहुत ज़रूरी अंग होता है। पुलिस को कायदे से किसी भी एफआईआर को दर्ज करने के बाद मामले की जांच करनी होती है। उसके लिए एक आईओ नियुक्त होता है, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो जांच करता है और मिनिमम 60 डेज के अंदर उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए, यानी जो भी उसने जांच की उसके कंक्लूजन को अपनी चार्जशीट में दाखिल करना चाहिए, एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में देना चाहिए। अगर किसी पर आरोप लगा है तो बताना चाहिए कि ये आरोपी है या नहीं। तो चार्जशीट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। रिपोर्टर की खास नज़र इस पर होनी चाहिए कि पुलिस ने चार्जशीट जमा की या नहीं की।
की तो क्या जो सेक्शंस लगे थे उन्हीं के आधार पर जांच हुई थी या फिर क्या मामला रहा। अगर पुलिस जांच में देरी कर रही है तो आप अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे कि पुलिस जो है BNSS सेक्शन 174 का उल्लंघन कर रही है, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। तो अब आपने यहाँ तक जान लिया कि लॉज क्या है, FIR कैसे होती है, किस तरीके से मजिस्ट्रेट से मदद ली जा सकती है, चार्जशीट क्या होती है। इसके बाद रिपोर्टर्स के सामने सबसे ज्यादा जो क्राइम बीट पर होते हैं वो एक सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। अक्सर जब भी हम धरना या फिर कोई दंगे कवर करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का हमें सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस करना पड़ता है, हमें पालन करना पड़ता है, यानी पत्रकारों को। उसमें अब कौन सा सेक्शन है, पहले तो हम सीधे कह देते थे कि धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन नहीं करना है, लेकिन अब ये बहुत ही पॉपुलर सेक्शन 144 बदल कर BNSS की 163 हो गई है, जिसके अंतर्गत भीड़ को नियंत्रित करना, निषेधाज्ञा लग जाए यानी कि किसी एक जगह जाने से रोका जाए तो निषेधाज्ञा कहते हैं, अगर वो लगी हो, शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस 163 एप्लीकेबल कर देती है, उसका उल्लंघन करना अपराध है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर मान लीजिए सेक्शन 163 लागू हो गई तो फिर 5 लोग या 5 से अधिक व्यक्ति यानी लोग समूह में खड़े होकर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। पत्रकार को भी इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो कह सकते हैं कि यहाँ पर गैदरिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। अब अगला पॉइंट आता है क्राइम रिपोर्टिंग का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एलिगेशन वर्सेस कंफर्मेशन। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है, क्योंकि जब तक हमारा कानून भी कहता है कि दोषी कोर्ट के अंदर साबित ना हो जाए सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, तब तक उसको दोषी नहीं कहा जाता, उसे आरोपी कहा जाता है। और कई बार गलती से लोग सीधे सीधे जो आरोपी है उसको दोषी ही लिख देते हैं, तो ये क्राइम रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो ऐसे में सावधानी पूर्वक क्या लिखना चाहिए, कथित तौर पर आरोप है कि अमुक व्यक्ति पर आरोप है, इस तरीके से आपको सेफगार्ड तरीके से वर्डिंग यूज करनी चाहिए। इससे आपकी भाषा भी संतुलित रहेगी और आप भी लीगल परेशानियों से बचे रहेंगे। अब एक क्राइम रिपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। 4 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस पर आप कोई भी क्राइम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। वो है FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फाइनल स्टोरी नहीं होती, लेकिन घटना के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज करवाई जा रही है तो सबसे पहले यहीं पर दर्ज होती है और इसी के आधार पर सेक्शंस लगते हैं और इसी के आधार पर घटना को आगे कानूनी जामा पहनाया जाता है या फिर केस को आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा होता है MLC यानी मेडिको लीगल केस रिपोर्ट। इसके अंदर किसी व्यक्ति की इंजरीज क्या थी शरीर पर उसके, या फिर वो बाद में घायल हुआ, इस बात के प्रूफ होते हैं। क्योंकि कई बार पुलिस को बहुत सारे आरोपों में लोगों को कस्टडी में लेना पड़ता है, हिरासत में लेना पड़ता है, तो फिर वो MLC करवाते हैं ताकि ये मालूम चल सके कि इनके साथ कस्टडी में कोई टॉर्चर हुआ नहीं। इसके बारे में एक बहुत फेमस केस है अभी निठारी कांड में, जो दोनों के दोनों अभियुक्त बरी हुए, जो आरोपी थे, उनके केस में ये हुआ था कि उनको हिरासत में 180 दिन से भी अधिक रखा गया और उनका कोई MLC नहीं हुआ। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और कोर्ट में कहा कि उनको हिरासत में टॉर्चर किया गया और जो बयान उन्होंने दिए अपने अगेंस्ट में वो पुलिस के दबाव में दिए, मामला पूरी तरीके से पलट गया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एक क्राइम रिपोर्टर के लिए बहुत माइन्यूट रोल प्ले करती हैं रिपोर्ट को समझने में। एक होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये भी क्राइम के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है, मरने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है, इससे बहुत बड़ी चीजें सामने आती हैं और रिपोर्ट बनाने में रिपोर्टर को बहुत आसानी होती है। और चौथा डॉक्यूमेंट होता है चार्जशीट, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर विस्तार से जाना। पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है किसी भी केस के अंदर, तो फिर वो समय पर दाखिल हुई या नहीं हुई ये भी आपकी एक खबर का पॉइंट होता है। तो ये तो लॉज और सेक्शन थे। अब बारी आती है आपके बुद्धि कौशल की। ये देखा जाता है कि किसी केस को आप कितनी समझदारी से हैंडल करते हैं, आप उस रिपोर्ट को कितने अच्छे से समझ पाए और आपने उसको बनाया। पुलिस कई बार बहुत सारे केसेस की प्रेस रिलीज जारी करती है या फिर FIR होती है जिसको देखकर आप एक केस को समझते हैं, लेकिन जो FIR में लिखा या पुलिस प्रेस रिलीज के अंदर आया वही सच हो ऐसा नहीं होता। कई बार पुलिस भी बारीक पॉइंट को भूल जाती है, छोड़ देती है। और एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर वो होता है जो पुलिस के वर्जन को भी क्रॉस चेक करता है, उसको भी वेरीफाई करता है, जैसे स्पॉट वेरिफिकेशन के थ्रू किया जाता है, जैसे आई विटनेस से बात करके किया जाता है। अगर मान लीजिए घटनाक्रम हॉस्पिटल में हुआ या फिर कोई आरोपी हॉस्पिटल के अंदर है या फिर वो MLC हुआ है, तो उसमें
हॉस्पिटल के अंदर क्या रिपोर्ट है वो भी एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर की नजर में होना चाहिए। वो सीसीटीवी फुटेज देखकर, शॉपकीपर से बात करके, लोकल पीपल्स से बात करके क्रॉस वेरीफाई करता है जो पुलिस बता रही है घटना वैसी ही है या कि नहीं। तो असली क्राइम रिपोर्टिंग वही है जिसमें ग्राउंड रियलिटी और पुलिस वर्जन दोनों बैलेंस में शामिल हो। लेकिन याद रखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटर नहीं है। इसीलिए आपको प्रोफेशनलिज्म का भी बहुत ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक क्राइम रिपोर्टर के लिए। ये ज़रूर जानना चाहिए कि जब आप क्राइम सीन पर हो तो कैसे प्रोफेशनलिज्म को आपको मेंटेन करना है। सबसे पहली बात, खुद कोई भी फाइनल रिपोर्ट ना दे, बस ध्यान खींचे, चाहे पुलिस का हो या पब्लिक का हो। उसमें ये ना कहें कि अमुक व्यक्ति ने हत्या कर दी, आपको कहना है कि इन पर हत्या का आरोप है। एविडेंस को डिस्टर्ब ना करें। जब आप कोई रिपोर्ट ग्राउंड से कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे एविडेंस होते हैं, उनको बिल्कुल टच ना करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो पुलिस ने बैरिकेडिंग किए हुए होते हैं, और पुलिस अगर आपको मना करती है तो आपको बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करना होता। विक्टिम की आइडेंटिटी कभी रिवील ना करें। इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपको भारी लीगल परेशानी हो सकती है। ऐसे कई केस होते हैं, जैसे पॉक्सो है, रेप है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट है। इनमें कभी भी पहचान नहीं बतानी है जो विक्टिम है उसकी। तो ये आपकी प्रोफेशनलिज्म है जो आपको सुरक्षित भी रखेगी और आपकी स्टोरी को क्रेडिबल भी बनाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ज्ञान की। ये ज्ञान आपको कहाँ से आएगा? एक फील्ड में जाते जाते आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्टर को बेसिक से जाननी चाहिए, क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत से ही जाननी चाहिए। जैसे कि परमिशन या फिर एक्सेस। जैसे कि अब आप लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि आपको अगर हॉस्पिटल में कवरेज करनी है तो कहाँ से परमिशन लेनी है, या फिर अगर स्कूल रिपोर्टिंग करनी है तो कहाँ से आपको परमिशन लेनी है। ठीक ऐसे ही अगर आप क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको कहाँ परमिशन लेनी है या फिर कहाँ आपकी एक्सेस अलाउड है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में कवरेज करने जा रहे हैं, कोई केस है, आपको जानकारी मिली, तो आप पहले एसएचओ से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे लिखित में या फिर उनसे मौखिक रूप से परमिशन लेंगे कि हम यहाँ पर कैमरा ऑन करना चाहते हैं, आपका वर्जन लेना चाहते हैं, या फिर हम जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बात करना चाहते हैं अमुक रिपोर्ट के बारे में। तो ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप कोर्ट की कवरेज करने जा रहे हैं तो वैसे जो स्पेशल कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं उनका लीगल का अलग से पास बनता है। पहले एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता था, एक कंपल्शन भी थी, वो ये कि जो क्राइम रिपोर्टिंग करेंगे, कोर्ट को कवर करेंगे, उनको BA LLB होना चाहिए। लेकिन अब ये क्लॉज हटा दिया गया। अब एक नॉर्मल जो रिपोर्टर है वो भी कोर्ट में कवरेज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के जो नियम है उनको पालन करते हुए। जैसे उनका एक नॉर्मल पास बनेगा, पास के थ्रू वो अंदर कोर्ट रूम में जा सकते हैं, प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर सकते, और जो कोर्ट का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को बना सकते हैं। इस विषय पर हम एक अलग से विस्तार से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोर्ट कवरेज में रिपोर्टर्स के ऊपर कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा होता है। और अगर मान लीजिए आप पब्लिक क्राइम सीन पर जा रहे हैं तो वहां पर कोई परमिशन नहीं होती, आप स्पॉट पर जाकर अपनी सावधानियों के साथ कवरेज कर सकते हैं। जैसे एविडेंस को छेड़छाड़ नहीं करना है, बैरिकेड्स लगी हैं तो उसको क्रॉस नहीं करना है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सेस और परमिशन है वो इन रूल्स के तहत बंधी होती है, इनका पालन जरूर करिएगा। और अब फाइनल बात, जब हम सब कुछ कर लें, ये सारे नियमों का पालन कर लेंगे, तो हमें अब रिपोर्ट बनानी है, लोगों को बताना है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि हमारे जो हेडिंग है, हमारे जो वर्ड्स हैं, सनसनी नहीं होनी चाहिए। जनता को इरिटेट करते हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, सनसनीखेज तरीके से बोल रहे हैं। घटना छोटी सी है और आपने उसमें बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। रिपोर्टर को काम और फैक्ट बेस्ड अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जो डिग्निफाइड लैंग्वेज में हो, तो तभी ये आपकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी और अच्छी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर क्राइम रिपोर्टिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप फैक्ट, ह्यूमैनिटी और लॉ, इन तीनों का बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो आप भी एक होशियार क्राइम रिपोर्टर बन सकते हैं। तो ये था हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक पर क्या देखना चाहते हैं। वैसे मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहेंगे तो हम उस पर भी पूरी मेहनत करके कंटेंट बनाएंगे, ताकि जो हमारे नए रिपोर्टर हैं, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या फिर जो किसी भी
भी रजिस्टर्ड मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और वो फील्ड रिपोर्टिंग के गुण सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।